नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर क्या है और मैं हूं आपकी मेज़बान फरजाना सिद्दीक। आज के अहम मौज़ूआत के साथ मेरे साथ मौजूद हैं कराची स्टूडियो से जाहिद खोखर, लाहौर स्टूडियो से फ़हीम अमीन और मुल्तान से हमें ज्वाइन किया है शेख अरसलान ने। नाज़रीन, आज सबसे पहले बात कर लेते हैं लाहौर के बड़े अस्पताल यानी कि म्यू अस्पताल की, जहां पर कैंसर के मरीजों को ज़ायदुल मयाद इंजेक्शन लगाए जाने का इंकशाफ हुआ है। म्यू अस्पताल में कैंसर के 3 मरीजों को ज़ायदुल मयाद इंजेक्शन लगाए गए हैं, जिससे उनको रिएक्शन हो गया है और मजीद मरीजों को भी ज़ायदुल मयाद इंजेक्शन लगाने की तैयारी थी। मजीद इस खबर के अंदर की खबर क्या है जानते हैं लाहौर फ़हीम अमीन से। फ़हीम, ये इतनी अफसोसनाक खबर सामने आई है, क्या ये इंजेक्शन जानबूझकर लगाए गए थे या फिर कोई गफलत थी? लेकिन इतनी बड़ी गफलत कोई कैसे कर सकता है? बहुत शुक्रिया फरजाना। म्यू हस्पताल की बात करें तो ये लाहौर का बड़ा हस्पताल है, जहाँ से पंजाब भर से मरीज़ यहाँ पर लाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जैसे कि हमने गुज़िश्ता स्टोरी की थी कि एमरजेंसी की सूरत हाल इंतहाई नाकस है, रिवैम्पिंग जो है वो इंतहाई नाकस हुई है, और कल जो बारिश हुई है जो उससे तो सूरत हाल बिल्कुल ही ख़राब हुई और हमारी खबर की तस्दीक हो गई थी कि वहाँ पर रिवैम्पिंग कैसे हुई है। अब आपने जो अभी जो सवाल किया मैं उसकी तरफ वापस आता हूँ। ये कुछ हफ्ता पहले की बात है कि एक स्पेशल टीम थी जिसने जो ऑन्कोलॉजी वार्ड है म्यू अस्पताल का वहाँ पर छापा मारा। 15 इंजेक्शन जो थे वो लगाने की तैयारी थी और 50 के करीब इंजेक्शन जो हैं वो हमारे ज़राए का कहना है कि फ्रिज के अंदर पड़े हुए थे। 65 के करीब एक्सपायर इंजेक्शन जो हैं वो इस वक्त मौजूद थे। जिस वक्त टीम वहाँ पर पहुंची उन्होंने फौरी तौर पर वो तमाम इंजेक्शन कब्जे में लिया और उसके बाद फिर एक बाकायदा तौर पर इसकी इंक्वायरी का जो है वो आगाज़ कर दिया गया है। एक कमेटी बनाई गई है 5 रुकनी जो इस तमाम सूरत हाल को प्रोब करेगी। अब इसका मैं बता दूं थोड़ा सा बैकग्राउंड ये कि जो ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट है यहाँ पर जो इंजेक्शन लगाए जाते हैं कैंसर के मरीज़ों को, इसके काफ़ी मुतासरीन जो हैं वो भी सामने आ चुके हैं। बलालगंज का एक नौजवान था नुमान, वो इसका मुतासर है। सियालकोट की आयशा सदीका है और गुजरावाला का भी एक मुतासर है। और तीनों की सूरत हाल है कि तीनों की टांगों ने काम करना जो है वो छोड़ दिया। जब ये खबर हमारी जानिब से ब्रेक की गई तो उसके बाद अगले दिन जब महकमा सेहत से इस हवाले से रब्ता किया गया तो फौरी तौर पर उन्होंने पहला काम ये किया कि 2 स्टोर कीपर जो हैं उनको मुअत्तल कर दिया और तमाम जो आला हुकाम हैं उनको बचाने की कोशिश की गई। याद रहे कि जो डिप्टी ड्रग कंट्रोलर फार्मेसी इंचार्ज है जवाद भट्टी, जिसकी ये जिम्मेदारी थी कि उसने एक्सपायर जो इंजेक्शंस हैं उनकी निशानदेही करनी थी और उसको एक्सपायर होने से कम 6 महीने पहले उसको वहाँ से उठा लेना चाहिए था। जब ये सारी सूरत हाल हुई तो हमने कुछ तबी माहिरीन से बात की तो उनका ये कहना था कि हमारी टर्म में जो दवाई एक्सपायर हो जाती है हम उसको जहर कंसीडर करते हैं। और आप ये सोच लें कि म्यू अस्पताल में इंजेक्शन नहीं जहर के टीके जो हैं और वो भी इतनी बड़ी बीमारी के एक किस्म का आप खुद जहर इंजेक्ट कर रहे हैं मरीजों के अंदर। बिल्कुल सूरत हाल ये है। और अब देखें कि उन्होंने जो कमेटी बनाई है उसमें उन्होंने कहा जी कि ये इसके कॉन्सिक्वेंस चेक के बाद हमने ये फैसला किया है कि जो जवाद भट्टी है उसको हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं। एक तो ये है कि अस्पताल वाले उनको ट्रांसफ़र करने की अथॉरिटी नहीं रखते, उनको ट्रांसफ़र करने की अथॉरिटी तो सेक्टर स्पेशलाइज हेल्थ की थी और उनके खिलाफ जिनके खिलाफ पीडा एक्ट के तहत कार्रवाई होनी चाहिए कि उन्होंने एक एक्सपायर इंजेक्शन जो है अपने फार्मेसी में अपने वार्ड में रखे हुए हैं उनको एक वार्ड से दूसरी वार्ड में ट्रांसफ़र कर दिया। जबकि इसके साथ साथ उन लोगों को भी पूछना चाहिए जिन लोगों ने, जैसे कि परचेज कमेटी है, चीफ जो परचेज इंस्पेक्टर है और साथ साथ जो दीगर लोग आला हुकाम हैं, उन सब की यहाँ पर जवाबदेही होनी चाहिए कि म्यू अस्पताल में एक्सपायर इंजेक्शन किस तरह मरीजों को लागे। आम तौर पर प्रैक्टिस ये होती है कि अगर किसी मेडिकल स्टोर से नियर एक्सपायरी भी आप कोई दवाई बरामद कर लें, ये ड्रग इंस्पेक्टर तो उसको सील करने चले जाते हैं, हेल्थ केयर कमीशन में उसको ले जाते हैं। लेकिन सरकारी अस्पताल में जहाँ पर हज़ारों लोग मौजूद होते हैं, इतना अमला होता है, वहाँ पर जो है वो कैंसर के एक्सपायर इंजेक्शन लग जाना एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इसकी बाकायदा तौर पर इंक्वायरी होनी चाहिए और इसको खिलाफ सिर्फ मुअत्तली नहीं होनी चाहिए, इनको पीडा एक्ट के तहत कार्रवाई करनी चाहिए ताकि उनको दोबारा ये इख्तियार ना दिया जाए कि वो किसी की जिंदगियाँ खेलने के लिए किसी दूसरी जगह पर तैनात होकर लोगों के लिए परेशानी करें। फ़हीम, सवाल ये पैदा होता है कि आखिर म्यू अस्पताल में किसने इतने ज़ायदुल मयाद इंजेक्शन जो हैं वो सप्लाई किए हैं और कैसे वो सप्लाई ले ली गई?
देखें, यही सवाल जो है अभी मैंने आपसे बात की कि जो असल सवाल है वो तो यही है कि जब ये ख़रीदे गए इंजेक्शन तो क्या जिस परचेज़ कमेटी बनाई गई थी उसको ये अंदाज़ा नहीं था कि हमें कितने इंजेक्शन रिक्वायर्ड हैं। और याद रखें कि जब इस तरह की मेडिसिन ख़रीदी जाती है तो उसके लिए बाकायदा तौर पर एक परचेज़ कमेटी बनती है। वो परचेज़ कमेटी जो है वो अपनी डिमांड जो है वो सामने रखते हुए फ़ैसला करती है कि कौन सा इंजेक्शन ख़रीदना है, किससे ख़रीदना है, और जो बाकायदा तौर पर इसकी टेंडरिंग की जाती है। लेकिन आपको ये भी बता दूं कि हमारे ज़राए का कहना है कि पिछले तकरीबन 1 साल से जो इन हस्पतालों में ख़रीदारियाँ की जा रही हैं, बेशतर हस्पतालों में टेंडर नहीं किए जा रहे, कोटेशनें ली जा रही हैं। यानी कि जो कोटेशन के ज़रिए बगैर जो चीज़ें ख़रीद ली गई, दवाइयाँ ख़रीद ली, सर्जिकल आलात ख़रीद लिए, अगर कोटेशन के ज़रिए ख़रीदे जा रहे हैं, जबकि अगर कोटेशन के ज़रिए या टेंडर के ज़रिए जिस तरह भी ख़रीदे जाएँ तो उसका एक बाकायदा मैकेनिज़्म है, बिल्कुल प्रोसेस होता है हर चीज़ का। बिल्कुल, और इस तमाम चीज़ की भी इंक्वायरी करने की ज़रूरत है कि ये जो अगर ज़रूरत नहीं थी, यानी कि आपको अगर आज ज़रूरत नहीं है और 6 महीने बाद ज़रूरत है तो आपने 6 महीने का स्टॉक पहले क्यों ख़रीद लिया। और ख़ास तौर पर इस चीज़ की भी इंक्वायरी जो है वो डिमांड की जा रही है कि हुकूमत पंजाब और महकमा सेहत के जो वज़रा हैं वो इस पर नोटिस लें और इसके ख़िलाफ़ बाकायदा तौर पर एक इंक्वायरी इनिशिएट की जाए। फ़हीम, आपने कुछ बच्चों का, मुतासरा बच्चों का जिक्र किया जिन इस इंजेक्शन की वजह से रिएक्शन हुआ है। उन्हीं में से एक मुतासरा बच्चे के वालिद मोहम्मद जावेद हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद साहब, बहुत शुक्रिया सबसे पहले आपका कि आपने हमें थोड़ा सा वक्त दिया अपना। जावेद साहब, ये कहिएगा कि आपका बच्चा भी इस इंजेक्शन से मुतासिर हुआ है। सबसे पहले तो क्या कहेंगे आप इस हवाले से? वालेकुम सलाम जी, बहुत शुक्रिया, आपने हमें याद किया है। हम सब लोग घर में अपने ये कह रहे हैं कि इलाज हो रहा है, हमारा इलाज नहीं हो रहा। 10 माह हो गए, हमारा बच्चे सारे हमारे अपने अपने घर में हैं। हम इतने परेशान हैं ना, ये कैंसर का लफ्ज एक छोटा सा लफ्ज है, कैंसर लफ्ज एक छोटा सा है बिलाशुबा। और ये जो बेड सोर हुआ ना मेरा बच्चा, टांगे मफलूज होने के बाद जो बेड सोर हुआ है, ये इतने जख्म हो गए ना मेरे बच्चे के, 10 इंच लंबा, 2 इंच गहराई, और नीचे इसकी हड्डी नजर आ रही है, हड्डी। 10 माह हो गए, हम अपने बच्चे का बेड सोर का इलाज करवा रहे हैं, कैंसर का इलाज नहीं करवा रहे। तो क्या कंडीशन है? डॉक्टर्स इस वक्त क्या कहते हैं उसकी कंडीशन के हवाले से? डॉक्टर साहब, हम जाते हैं, डॉक्टर साहब हमें कह देते हैं ये करो वो करो, लेकिन कैंसर का इलाज तो हम नहीं करवा रहे। हम करवा रहे हैं सिर्फ मेरे बच्चे का बेड सोर ठीक हो जाए, जख्म ठीक हो जाए। मेरा बच्चा उठ नहीं सकता, बैठ नहीं सकता, लेट नहीं सकता, उसका पैम्पर हम खुद चेंज करते हैं, उसकी नाली लगी हुई है पेशाब की। खुदा के लिए अगर हमारे घर कोई आ जाए, आपने हमारी आवाज उठाई है तो खुदा के लिए मरियम नवाज साहब को बोलें या वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को बोलें। ये जो चैनल आ रहे हैं, हमारे पास फोन आ रहे हैं, आपकी बहुत मेहरबानी है, हमारी आवाज जाएगी वज़ीर आज़म तक तो फिर हमारा मसला हल हो जाएगा इंशाल्लाह। जरूर जाएगी। जवेद साहब, ये बताइएगा कि जब ये इंजेक्शन लगा उसके बाद क्या सूरत हाल थी, या इंतज़ामिया कह रही है कि इस इंजेक्शन, एक्सपायर इंजेक्शन का रिएक्शन कोई नहीं हुआ, जिनको लगाए गए हैं उनको हमने अपने पास म्यू अस्पताल में वार्ड में रखा हुआ है, इसकी क्या सूरत हाल? जी, वार्ड में, ये गलत बात है, वार्ड में नहीं रखा। ये एक आयशा मुश्ताक है, वो सियालकोट में पड़ी हुई है बेचारी, वो हमारी बहन है, वो हमारे राब्ते में है। एक बच्चा तसव्वुर है, वो कुरान हिफज है, उसका बाप का नाम है क्यूम, वो भी गुजरांवाला में पड़ा हुआ है। उनके पास पैसे नहीं है लाहौर आने के लिए, जाने के लिए। यहाँ हम लाहौर में, मैं रहता हूँ, जवेद नाम है मेरा, हम इधर बलालगंज में रहते हैं, और खुदा की कसम हमारे पास किसी के पास पैसे नहीं है, लेकिन हमने अपना जो जो बेचा है वो हमने लिखा हुआ है, जो रिपोर्टें हमारे पास पड़ी हुई हैं हमने सारा कुछ लिखा हुआ है। लेकिन ये इंजेक्शन जो लगाया इन्होंने, ये इंजेक्शन की वजह से मेरे बेटे को ये हुआ है। लेकिन बेड सोर, मैं कह रहा हूँ मेरे बच्चे को जो बेड सोर हुआ है, मैं उसके लिए कह रहा हूँ, खुदा के लिए बेड सोर के लिए ऊपर आ जाए, कैंसर पर भूल जाए। कैंसर बहुत बड़ा लफ्ज है, कैंसर बहुत खतरनाक लफ्ज है। लेकिन जो पाज हुआ ना मेरा बेटा, जो मेरी टांगे, जो मेरे बेटे की, ये जो बेटा उठ नहीं सकता, बैठ नहीं सकता, ये अलग बात है। सिर्फ जख्म देख लें, जख्म देख लें, मैं अभी आपको जख्म की तस्वीरें भेजता हूँ। अगर वो जख्म पूरे पाकिस्तान में फैल जाएं, खुदा की कसम, ये वज़ीर आज़म, ये शहबाज शरीफ मेरे घर ना आए तो मेरा नाम जवेद नहीं है। मुझे ये बताइएगा कि अस्पताल की इंतजामिया आपके साथ किसी किस्म का कोई ताउन नहीं कर रही है? कोई ताउन नहीं कर रहे, कोई किसी किस्म का नहीं कर रहे। लेकिन बाज खोखर साहब
बेस्ट आदमी हैं। बास खोखर साहब कैंसर वार्ड के अच्छे आदमी हैं। मेरी बीवी फौत हो गई है ईद से एक दिन पहले। अब्बास खोखर साहब ने कई दफा मेरी बीवी को पिलाया है अपने ऑफिस में, कहा बाजी आराम से बोले, क्योंकि वो जब आती थी यही कहती थी कि खुदा के लिए मेरे बच्चे को ठीक कर लो, खुदा के लिए मेरे बच्चे को ठीक कर लो, लेकिन इन लोगों ने सुनी नहीं है। लेकिन बास खोखर का जो अमला है वो ठीक नहीं है। बास खोखर ठीक है, इनका नीचे वाला जो अमला है वो ठीक नहीं है। जवेद साहब ये बताइएगा कि इतना बड़ा अलमिया हुआ, आप 8-10 माह से देख रहे हैं कि एक्सपायर इंजेक्शन हॉस्पिटल में लग रहे थे, आपने अस्पताल की इंतज़ामिया को, आपको कैसे पता चला कि हमारे बच्चों को एक्सपायर इंजेक्शन लग रहे हैं, इसकी थोड़ी सी तफसील बताएं। और उसके बाद या अस्पताल की इंतज़ामिया का इस हवाले से क्या रिएक्शन था? सर जी, ये जो हमने बातें आपसे की है ना कि लग रहे हैं इंजेक्शन, हमें तो पता नहीं था ये क्या हो रहा है हमारे साथ। डॉक्टर शान के पास हम आए 14/10/2023 को आए। मैंने कहा मेरे बच्चे का पेशाब क्यों नहीं आ रहा। बच्चे को जब इन्होंने कहा कि पेशाब चेक करवाओ, हम गए पट्टे वार्ड में जाके डॉक्टर वकास साहब है, डॉक्टर अहमद साहब है, उन्होंने कहा इस बच्चे की नाली लगाओ पेशाब की। मेरा बच्चा पैदल गया है, मेरा बच्चा कदमों पे गया है। जब वो उधर जाकर लेटा है, इन्होंने पेशाब की नाली लगाई है, और जब नाली लगने के बाद 1 घंटे बाद या आधे घंटे बाद मेरे बच्चे की दोनों टांगें मफलूज हो गई हैं, उठ नहीं सकता, बैठ नहीं सकता। इन्होंने एक किट प्लाज्मा होता है, 70,000 रुपया इन्होंने लिया हमसे, पट्टा वार्ड वालों ने, लेकिन हमने दिया है। फिर इन्होंने जब जैसे आपने मुझे ताउन किया है, वहां से किसी आदमी ने मुझे कहा यार ये फ्री लगाओ, आपके पास पैसे नहीं है, फ्री लगाओ। हमने वो फ्री लगाना शुरू किया, 3-4 इन्होंने 3 फ्री लगाए हैं, बाकी इन्होंने पैसे लिए हमसे। वहां से किट प्लाज्मा के बाद इन डॉक्टरों को पता नहीं था कि बेड सोर होता है, इनको पता नहीं था कि बच्चे के जख्म अगर मद्दा बैठ जाए 1 माह 2 माह तो उसके नीचे जख्म सारा बढ़ जाता है। इनको पता नहीं था संगम होता है, संगम का मतलब कि सारा डेड बॉडी खत्म हो जाती है। और जब मैंने ऑपरेशन करवाया यानी कि 10वें माह के बाद 2023 को, तो मेरे बच्चे के इतने जख्म है, खुदा की कसम आज भी वो जख्म इसी तरह है। हम 2000 सुबह दे रहे हैं, 2000 रात को दे रहे हैं लोगों को पट्टी करने के लिए। और एक होता है यूसोल, एक होता है ग्रीनो जेल, वो 2500 की क्रीम है, एक वो भी लगा रहे हैं, लेकिन फर्क नहीं आ रहा, उसमें फर्क नहीं आ रहा हमारे पास। साहब, अद्वियात की मद में भी आपकी कोई हेल्प नहीं की जा रही है कि आपको मुफ्त अद्वियात या दीगर जो टेस्ट किए जाने हैं उसमें आपकी कोई हेल्प की जाए, क्योंकि गलती तो नो डाउट हॉस्पिटल वालों की थी। बिल्कुल सही बात आपकी। मैं कह रहा हूं जब हम आते हैं ना चेक कराने के लिए, हमारे पास इतने पैसे नहीं कि हम यहाँ बलालगंज से आए, इधर मोटरसाइकिल पे नहीं आ सकते, कोई एम्बुलेंस में नहीं आ सकते। हालांकि हमारा 5 मिनट का फासला है, बलालगंज में रहते हैं, बलाल यासीन के हल्के के हम अमजद नसीर भट्ट के हल्के के हम उनके साथ ताउन करते हैं। मनून ये जो नवाज शरीफ साहब हमारे हल्के के हैं, लेकिन हमने किसी को शिकायत नहीं लगाई, लेकिन आप लोगों ने हमारी आवाज उठाई है, हम वेलकम करते हैं। आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने हमें याद कर रहे हैं। 3-4 दिन से मेरी बीवी का 40वां था, ये 3-4 दिन पहले 40वां था। हमने अपनी बीवी को ये जो हार्ट अटैक हुआ है ना, ये बास खोखर साहब को पता है कि उन्होंने कहा है कि बाजी आप आराम से बोलें, आपको दिल का अटैक ना हो जाए। उन्होंने पानी भी पिलाया कई दफा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ईद वाले दिन मेरी वाइफ का जनाजा था, और यकीन करें हम इतना परेशान है ना कि आपको बता नहीं सकते। पूरा मोहल्ला, आप किसी से पूछ सकते हैं। मेरी बीवी की उम्र 42 साल है, और वो जो वफात हुई, लोग कह रहे थे कि इसको सिर्फ गम की वजह से, अपने बेटे की वजह से ये गई है दुनिया से। लेकिन लोगों ने यही कहा हम आपके साथ जाएंगे, 15-20 आदमी, 40 आदमी, 100 आदमी जाएंगे, लेकिन हमने किसी डॉक्टर को, किसी को तंग नहीं किया। आप पूछ सकते हैं, लेकिन आप लोगों ने आवाज उठाई है, तो मैं इसलिए आज बोल रहा हूँ। बिल्कुल जी, सूरत हाल ये है कि जैसे कि जवेद साहब ने भी आपको बताया कि जो इस तमाम सूरत हाल में अभी तक जो इंतज़ामिया बात कर रही है वो बड़ी अजीबो-गरीब कारी है, और उनकी जानिब से जो इंक्वायरी कमेटी बनाई गई थी 5 रुकनी, वो भी मान रही है कि एक्सपायर इंजेक्शन जो हैं वो ज़रूर इन मरीज़ों को लगाए गए हैं। अलमिया ये है कि ये एक्सपायर इंजेक्शन लगा दिए गए, और उसके बाद इस तमाम एक्सपायर इंजेक्शन को लगाने का ज़ुम्मा जो है वो 2 स्टोर कीपर्स को ठहरा दिया गया, जबकि मेन जिम्मेदारी जो है वो अस्पताल की, जहाँ से ये ख़रीदारी शुरू हुई, जिन लोगों की एक्सपायरी को मेंटेन करना था, इन तमाम लोगों को एक कटहरे में लाना होगा और पूछना होगा उनसे कि आप लोगों ने वो इंजेक्शन जो कि एक्सपायर हो चुके थे उनको क्यों लगाया। जैसे कि अभी जवेद साहब ने बताया, इसी तरह अभी तो 3-4 मरीज़ सामने आए हैं। अभी तो ये देख
देखना होगा कि मजीद कितने मरीज ऐसे हैं जिनको ये इंजेक्शन लगाए गए हैं। साहब, आपके इल्म में है, क्योंकि आपके बच्चे को तो हुआ इस इंजेक्शन का रिएक्शन, उस वक्त वहां पर दीगर कितने मरीज मौजूद थे जिनको ये एक्सपायर इंजेक्शन लगाया गया, आपके इल्म में है? 1.5 साल हो गया जी हमें इसी अस्पताल में जाते हुए। कोई आदमी ऐसा नहीं है कि जो बीमार ना हो, और इस अस्पताल से कोई बंदा तंदुरुस्त होकर नहीं गया। इस कैंसर वार्ड से हमने 1.5 साल देखा है कि कोई बंदा भी ठीक होकर नहीं गया, और 3-4 ऐसे 2 लोग हैं मेरे नुमान बेटे की तरह खूबसूरत, वो उनकी डेथ हो गई है। उनके नाम है हाशम, एक नाम अब्दुल्ला, एक नाम गुफार, ये नाम लिख लें। ये सारे मेरे से राब्ते में हैं जिनके लोग वफात पा गए हैं। वो मुझे कह रहे हैं कि यार हमारा बच्चा चला गया दुनिया से, लेकिन आप अपने बच्चे की केयर करें। लेकिन खुदा की कसम मैं ये कह रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता, कि मेरे जब घर में आएंगे मेरे बच्चे के जो जख्म है वो जख्म देखे, कैंसर को भूल जाएं। मेरे बच्चे की जो टांगे नहीं चलती ना चलें, कोई बात नहीं, ये अल्लाह का काम है, अल्लाह करेगा ठीक इसको। ये डॉक्टरों का बस, ये डॉक्टर कुछ नहीं कर सकते, लेकिन मेरे बच्चे को अल्लाह ताला ने ठीक करना है। और मेरी बात सुन लें, इन्होंने कहा कि आपके बच्चे के लिए टीके हमने बैतुल माल से मंगवाए हैं। इन्होंने 6 माह में हमें सिर्फ 12 टीके दिए हैं, 42 टीके लगने थे, वो अभी तक नहीं आए। और इन्होंने चक्कर लगवा के हमारे घर में भूख हड़ताल हो गई है। मेरी 2 बेटियां हैं, एक 23 साल की उम्र है, एक 20 साल की उम्र की है। उन्हें क्या, जो हमने जेज का सामान इकट्ठा किया था, यहाँ को पैसे इकट्ठे किए थे मेरी बीवी ने, वो भी हम खर्च कर दिए, वो भी हमने उसके ऊपर लगा दिए। बिल्कुल बिल्कुल जावेद साहब, हम आपका दुख समझ सकते हैं, खुदा आपको सब्र दे, लेकिन हमारी भी यही कोशिश है कि किसी तरह से भी ये बहुत बड़ा इशू है, इसको हम ज़रूर हुकाम बाला तक पहुंचाएंगे। बिलाशुबा बीमारी मनजाने बल्ला होती है, और उसके क्योर करना जो है वो हमारे हाथ में होता है, डॉक्टर्स के हाथ में होता है। अल्लाह आपको सब्र दे। बहुत शुक्रिया जावेद साहब आपका। फ़हीम, आपने जावेद साहब की दुख भरी दास्तान सुनी, जिस तरह से वो इस बीमारी के साथ, अपने बच्चे की बीमारी के साथ लड़ रहे हैं, अपने घर के हालात भी उनके बहुत मुश्किल हैं। तो इस तमाम सूरत हाल के बाद जो दीगर मरीज हैं उन पर क्या गुजरती होगी, और अस्पताल को इस हवाले से कितना एक एक्शन लेना चाहिए और क्या कार्रवाई करनी चाहिए? बिल्कुल फरजाना, जिस तरह आपने अभी मुझे बात बताई है कि ये सिर्फ जवेद साहब की सूरत हाल नहीं है, जो सियालकोट की आयशा सदीका है, मेरी उससे ख़ुद बात हुई थी उस बच्ची से, 26 साल की वो बच्ची है। उसका ये कहना है कि मुझे 11 इंजेक्शन लगाए, 12वां इंजेक्शन जैसे ही मुझे लगाया गया तो मेरी टांगों ने काम करना छोड़ दिया। वो नौजवान बच्ची 26 साल की, जो कि भरपूर ज़िंदगी जी रही थी, लेकिन इन एक्सपायर इंजेक्शन की वजह से उसकी टांगें भी जो हैं वो काम करना छोड़ गई। तो सूरत हाल ये है कि इस एक्सपायरी इंजेक्शन के बायस जो है मुतअद्दिद मरीज़ों की पेचीदगियाँ पैदा हुई हैं। अब सूरत हाल ये है कि इसके ऊपर जो महकमा सेहत की इंक्वायरी है वो एक फुल फ्लैज होनी चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि जिन लोगों की जिम्मेदारी थी ये, उनको ट्रांसफ़र नहीं करना चाहिए, उनको छोटे जो मुलाजमीन हैं उनके तक ये जिम्मेदारी नहीं ठहरानी चाहिए, क्योंकि स्टोर कीपर का काम जो होता है वो सिर्फ ये नहीं होता। ये एक बहुत बड़ी फ़हीम जिम्मेदारी थी जिसको के लापरवाही बरती गई है, जिसमें मुझे सिर्फ एक आखिरी सवाल का जवाब दिए दें, क्या हुकूमत की जानिब से मुतासरीन से अब तक कोई राब्ता किया गया है? इतना बड़ा इशू हाईलाइट हो चुका हुआ है, खबरों में आ चुका हुआ है। जी, ये तमाम सूरत हाल जब हुई तो उसके बाद जो म्यू अस्पताल की इंतज़ामिया और महकमा सेहत की जानिब से जो मौक़िफ़ दिया गया था, उनका ये कहना था कि जी ये मामला ज़रूर हुआ है, जाली इंजेक्शन का मामला बिल्कुल हकीकत पर मबनी है। 2 लोग हमने स्टोर कीपर को मुअत्तल कर दिया है, जबकि बाकी लोगों के ख़िलाफ़ जो है वो इंक्वायरी रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई होगी। लेकिन आज से तकरीबन 2 दिन पहले जो है, जो जवाद भट्टी हैं फार्मेसी इंचार्ज, उनका तबादला जो है ऑन्कोलॉजी वार्ड से दूसरी वार्ड में कर दिया गया है, जो कि तमाम तर जिम्मेदारी इब्तदाई तौर पर अगर हस्पताल की हद तक देखें तो उनकी थी। उसके बाद इसके ऊपर भी जिम्मेदारी आती है, क्योंकि जो परचेज़ कमेटी थी, जो परचेज़ कमेटी चीफ फार्मासिस्ट थे, ये तमाम लोग जो कि इस इंजेक्शन को किसी भी सरकारी हस्पताल में ख़रीदते हैं, उन तमाम की जिम्मेदारी थी, क्योंकि ये इतना मामला नहीं है कि स्टोर कीपर ये कर सकता है। बिल्कुल फ़हीम, देखा जाए तो कोई छोटा मामला नहीं है। हुकूमत को होश के नाखून लेने चाहिए, कोई छोटी नहीं है, और वो गरीब लोग जो इसको बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनके साथ इतना बड़ा दोबारा से एक और अलमिया, एक अलमिया के बाद अलमिया हो जाना बहुत अफसोस की बात है। नाजरीन, हुकूमत को चाहिए कि किसी भी तरह से जिम्मेदारान का तयन करें और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाजरीन जी। तो अब आखिर में बात करते हैं शहर ओलिया की, जहां सड़कों पर नस्ब ट्रैफिक सिग्नल्स गैर फाल होने की वजह से हादसात में खौफनाक हद तक इजाफा हो गया है। रेस्क्यू 1122 के एदादो शुमार के मुताबिक रवां साल 13,678 ट्रैफिक हादसात रोनमा हुए हैं और सैकड़ों अफराद लुकमा अजल बने हैं। जो भी हुकूमत आती है वो नए मंसूबों का ऐलान करती है, करोड़ों रुपए लगाकर उनका इफ्तिताह भी करती है, लेकिन वो मंसूबे कभी भी फाल नहीं हो पाते हैं और इससे सिर्फ शहरियों को ही मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मजीद इसके बाद लेते हैं अपने नुमाइंदे मुल्तान शेख अरसलान से। शेख अरसलान, सबसे पहले तो बताइएगा, मंसूबा शुरू कर दिया जाता है, फाल नहीं किए जाते, क्या वजह है? जी शुक्रिया फरजाना। मैं बताता चलूँ, शहर ओलिया मुल्तान 35 लाख आबादी का ये शहर है और साल 2014 में इसे बिग सिटी डिक्लेयर किया गया था पंजाब हुकूमत, उस वक्त की पंजाब हुकूमत की जानब से। और जो यहाँ पर तैनात होने वाले अफसरान हैं वो बिग सिटी का अलाउंस भी लेते हैं, सैलरी के अलावा पर्क्स एंड प्रिविलेजेस, और इसके अलावा बिग सिटी अलाउंस भी उनको दिया जाता है। तो हम इस हवाले से ये साल 2014 में मेट्रो बस मंसूबा शुरू किया गया और अहम शाहराहों पे जो है वो ट्रैफिक सिग्नल, डिजिटल ट्रैफिक सिग्नल्स के नस्ब करने का भी ऐलान किया गया। लेकिन शूमिया किस्मत ये कि 6 साल गुजरने के बाद साल 2020 में जो है वो ये ट्रैफिक सिग्नल्स जो हैं वो मुख्तलिफ चौक और शाहराहों पर नस्ब किए गए और ट्रैफिक सिग्नल्स जब नस्ब किए गए तो उसका बाकायदा इफ्तिताह किया गया। लेकिन उसके भी 4 साल अब गुजर चुके हैं, अब साल 2024 आ गया है। हाल ये है कि शहर में जितने भी ट्रैफिक सिग्नल लगाए गए हैं, ट्रैफिक एक भी जो है वो फाल नहीं है और बात यह है कि उनका अब तक सॉफ्टवेयर ही इंस्टॉल नहीं किया जा सका। इस हवाले से हम रेस्क्यू 1122 की रिपोर्ट देखें तो 13,678 जो है वो हादसात रूनुमा हुए, जिसमें सैकड़ों अफराद जो है लुकमा अजल बने। और इस हवाले से जो ये एक्साइज की रिपोर्ट है, एक्साइज के रिकॉर्ड के मुताबिक इस वक्त शहर में जो है वो 7 लाख से ज़ायद गाड़ियाँ जो हैं वो चल रही हैं, जबकि 12 लाख से ज़ायद मोटरसाइकिल जो हैं वो भी सड़कों पे रवा दवा हैं। तो ये हम देखें, रेशो देखें कि सड़कों पर जो है ट्रैफिक की रवानगी है, लेकिन ट्रैफिक सिग्नल्स ना होने की वजह से हादसात में इजाफा हो रहा है। तो मुझे ये बताएं कि सिग्नल्स गैर फाल हैं तो ट्रैफिक का निज़ाम कैसे चल रहा है, कैसे कंट्रोल किया जा रहा है ट्रैफिक को? इस हवाले से जो है वो ट्रैफिक पुलिस का ये मौक़िफ़ है कि उन्होंने मुतअद्दिद बार जो है वो ज़िला इंतज़ामिया, MDA और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हुकाम को लेटर्स लिखे हैं कि ये ट्रैफिक सिग्नल्स जो हैं ये बहाल किए जाएं, ये फ़ाल किए जाएं, क्योंकि ट्रैफिक वार्डन्स जो हैं वो तो सड़कों पे गौल की शक्ल में मौजूद होते हैं और अपना चलान टारगेट पूरा कर रहे होते हैं। उनको कोई गर्ज नहीं है कि ट्रैफिक चल रही है या नहीं चल रही। उनका काम है वो चलान टारगेट अपना पूरा करते हैं। अगर कोई व्हीकल जो है वो आउट ऑफ पार्क खड़ी होती है तो वो उसको लिफ्ट करते हैं लिफ्टर के ज़रिए, और उन्हें वहाँ पर भी मुबैना तौर पर ब्लैकमेल भी किया जाता है शहरियों को। तो बात यह है कि जो अमला म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, MDA है, MDA और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जो ओहदेदारान हैं ये मलबा एक दूसरे पर डालते हैं कि ये और हदूद का तयन। ये बताइए ना कि सिग्नल्स का गैर फाल होना असल में किसकी गफलत है, किसकी गफलत मानी जाएगी फिर, क्योंकि सारे तो एक दूसरे के ऊपर जिम्मेदारी डाल देते हैं। जी ये तीनों इदारे हैं ना, इसमें ज़िला इंतज़ामिया भी है, इसमें MDA भी है और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन भी है, क्योंकि ट्रैफिक पुलिस की जानब से तो ये उनके पास एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल नहीं है। उनका तो काम है, कहीं गलती है, कोई फॉल्ट है तो वो बताएं। तो जो चीफ ट्रैफिक ऑफिसर हैं उन्होंने इस मामले में कई दफ़ा जो है वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और MDA के ओहदेदारान को लेटर लिखे हैं कि इनको सिग्नल्स को फॉल किया जाए, लेकिन वो सिर्फ हदूद का तयन, क्योंकि शहर का जो मुल्तान शहर का आधे से ज़्यादा हिस्सा MDA, जबकि बाकी हिस्सा जो है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की हदूद में आता है और कवानीन के मुताबिक ये जो ट्रैफिक जो MDA की हदूद में हिस्सा आता है उसके हवाले से MDA जो हुकाम है वो उस पर चेक रखते हैं, बाकी पर जो है वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन रखती है। तो ये जो है वो जब म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और MDA के हवाले से बात की जाए तो वो आपस में ख़तो किताबत ही करते रहते हैं। हमें इस मामले में मज़ीद कोई बात उनकी समझ में नहीं आई, ना उन्होंने कोई इस हवाले से बताया हमें। तो अरसलान, ये खतो खिताबत कहाँ तक पहुंची है? क्या सिग्नल्स की बहाली के लिए कोई इकदाम किए गए हैं? क्योंकि कहा तो गया है कि सिग्नल्स को बहाल किया जाए। जी नहीं, अब तक कोई इस हवाले से कोई इकदाम नहीं हुआ
और ये ख़त व किताबत ही चल रही है। और ये सिर्फ ये हम अगर जो टिपिकल हमारा जो एक कहा जाए तो ये सुर्ख फीते की नज़र हो चुकी है, और ये मामला जो है सुर्ख फीते की नज़र हो चुका है। और इस हवाले से कोई अब ये मुल्तान में जो जब ये स्कूल खुलेंगे और जो मुल्तान की बोसम रोड शाहराह है जिसको एजुकेशन एवेन्यू कहते हैं, और ये इस पे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो यहाँ पर इंतहाई रश होता है। और यहाँ पर सिग्नल्स का ना होना जो है वो उससे बच्चों की ज़िंदगी को बहुत खतरनाक है। और कई दफ़ा देखने में आया है कि जो बच्चे स्कूल टाइम में जो रिक्शा ड्राइवर्स होते हैं उनके पास जो है वो ओवरलोड होता है, आगे भी बच्चे बैठे होते हैं और बैक साइड में भी बैठे होते हैं, और उस दौरान जब सिग्नल्स नहीं होते तो हर गाड़ी जो है वो अपने तरीके से हर ड्राइवर चलता है, और चौक पे आके कई दफ़ा इस तरह हुआ कि एक्सीडेंट रूनुमा हुए हैं। तो इस पर कौन अमल दरामद करवाएगा? अब आखिर मजीद कितना वक्त चाहिए? क्योंकि जब ये मंसूबा स्टार्ट किया गया था तो कितना वक्त रखा गया था कि इतने टाइम फ्रेम के अंदर आपने ये मंसूबा मुकम्मल करना है, और इसको आज कितना वक्त गुजर गया है, बस ये बताइए। जब ये मंसूबा, तो देखें, जब ये ट्रैफिक सिग्नल्स नस्ब किए गए थे साल 2020 में, तो उस वक्त बुज़दार हुकूमत थी और यही कहा गया था कि ये विद इन अ मंथ जो है ये तमाम सिग्नल्स जो हैं वो एक्टिव हो जाएंगे, क्योंकि इसकी जो इंस्टॉलेशन होती है सॉफ्टवेयर की वो सिंक्रोनाइज्ड होती है, वो एक खुद का सिस्टम के तहत चलती है। उसके लिए कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है, ये इंजीनियर्स होते हैं वो इसको इंस्टॉल करते हैं और 1 माह के अंदर 1 माह बाद तमाम जो सिग्नल्स हैं वो चल पड़ते हैं, और इसका जो मॉनिटरिंग सिस्टम होता है वो MDA के पास होता है और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के पास होता है। लेकिन अब आप 4 साल हो गए हैं, ये हमारे शहर मुल्तान का एक अहम मसला है। इस हवाले से अवाम भी जो है वो बहुत ही हमें इस हवाले से बात करते हैं। अवाम बहुत सी मुश्किलात का शिकार है, ट्रैफिक एक बहुत बड़ा मसला है अरसलान, ट्रैफिक एक बहुत बड़ा मसला है हमारी आवाम का, और उसको सॉर्ट आउट होना चाहिए। लेकिन समझ से बाहर है कि इस पर क्यों वर्किंग नहीं की जा रही है। सिर्फ एक जिस तरह से आपने कहा कि सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, तो उसमें कोई फंड्स का भी कोई चक्कर आ रहा है जिसकी वजह से डिले हो रहा है? नहीं, कोई इस तरह का इशू नहीं है, कोई फंड्स का इशू नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इनकी नाअहली है और इनकी सुस्ती है। ये दीगर कामों में मसरूफ़ हैं, ये इदारे MDA हो गया और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन हो गया, ये दीगर कामों में मसरूफ़ हैं। वो काम जिनमें मुबैना तौर पर इनको आमदन होती है, ये उन कामों में मसरूफ़ हैं, इनका कोई तवज्जो नहीं है इस तरफ। हाँ, चूंकि इसके तो फंड्स पूरे हो गए, इसका तो सामान भी आ गया, अब इस पर तवज्जो क्यों देंगे? इस हवाले से जो है वो हुकूमत को आई डोंट नो कि हुकूमत इन तमाम मसाइल के ऊपर फोकस क्यों नहीं करती है जो आवाम की फलाह के लिए होते हैं। कितना एरिया है जिसके अंदर ये तमाम जो डिजिटल सिग्नल्स हैं वो नस्ब होने थे? ये 10 किलोमीटर का रेडियस हम कह लें अगर शहर का, मुल्तान का, तो ये 10 से 15 किलोमीटर का रेडियस में ये इलाके हैं जहाँ पर ये सिग्नल्स नस्ब किए गए हैं। और ये चौक है, यहाँ पे अहम चौक है जहाँ पर इंतहाई रश होता है। ये मेट्रो रूट के साथ भी आते हैं, और इसके अलावा भी ये शहर के दीगर मकामात हैं जहाँ पर इंतहाई रश होता है, और मरबूत निज़ाम ना होने की वजह से हादसात एक बड़ी वजह करार दिए जा रहे हैं। तो अरसलान, इस हवाले से आपने किसी ऑफिशियल से बात करने की कोशिश की, उनका मौक़िफ़ जानने की कोशिश की कि आया जब एक चीज़ इंस्टॉल हो चुकी है, सिर्फ एक उसका जो सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल करना है, तो उस पर क्यों प्रॉब्लम आ रही है? जी, ज़िला इंतज़ामिया का ये कहना है कि ये सब्जेक्ट MDA और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का है, और जब ट्रैफिक वालों से बात की जाए तो चीफ ट्रैफिक ऑफिसर का ये कहना है कि हमारी जानब से तो मुतअद्दिद बार कहा गया है, लेटर भी लिखे गए हैं MDA को भी और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को भी। ठीक है, MDA और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन पे आती है कि ये जो है इसकी इंस्टॉलेशन, इसके सॉफ्टवेयर की इंस्टॉलेशन में ये देर क्यों कर रहे हैं, इनकी गफलत है ये। बिल्कुल, हमारी जो है हुकाम बाला से यही एक दरख्वास्त है कि खुदारा जो अवाम फलाह के मंसूबे हैं उन्हें सियासत की नज़र ना किया जाए, उन पर फोकस किया जाए, और ताकि उनको करप्शन की नज़र ना किया जाए। कम अज़ कम जो चीज़ें इंस्टॉल हो चुकी हैं उनको फ़ाल किया जाए ताकि अवाम की फलाह हो सके। नाज़रीन, आपने आज के मसाइल पर तफसीली गुफ्तगू सुनी है, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आप सब मेहमानों का बहुत शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।